हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये आपकी चैप्टर नंबर 13 अमाइन की वीडियो नंबर 9 है। और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं ये एक चैप्टर का एंड होगा। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सभी पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डाइजोनियम सोल्ट यानी BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका जो BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन के ऊपर इस तरीके से ये बेंजीन है और यहाँ आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। इसे BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये अगर Cl नेगेटिव को हटा दिया जाए तो ये देखो आपका ये रेजोनेंस बड़ा सिंपल वही रेजोनेंस है जो आमतौर पर क्या पॉजिटिव R रेजोनेंस होता है। नॉर्मल दो एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके बाद बस इसी एरो की तरफ ये ऐसे मूव होता रहेगा। पॉजिटिव R बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, नेगेटिव R रेजोनेंस, नेगेटिव R रेजोनेंस, ठीक है। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस है। और पॉजिटिव साइन जैसे कि आप देख रहे हो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये यहाँ ऑर्थो और पैरा पे नहीं आएगा। ये कौन सा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। अब बेंजीन के बारे में, डाइजोनियम सोल्ट के बारे में लगभग सभी बातें जो आपको पहले से ही पता है, लेकिन एक रिएक्शन है जिसका नाम है डायजोटाइजेशन। ये नेमिंग रिएक्शन है और बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, एग्जाम में आ चुकी है। ये नेमिंग रिएक्शन है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे हम नॉर्मली दिखा देते हैं कि ठीक है भाई, एनिलीन में NaNO2HCl डाल दिया, हम ये भी नहीं दिखाते कि 2HCl डाला है। लेकिन अगर आप यहाँ 2HCl NaNO2 कंप्लीट रिएक्शन विद टेम्परेचर में, देखो डाइजोनियम सॉल्ट है, NaCl है, 2H2 कंप्लीट रिएक्शन आप देते हो विद साइड प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन का नाम दिया जाएगा डायजोटाइजेशन, ठीक है ना। तो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है इसकी पूरी प्रॉपर, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है। अगर हम नेमिंग रिएक्शन की बात करें आपकी एनसीईआरटी में देखकर, तो ये लगभग सभी नेमिंग रिएक्शन अब ये ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके ये बड़े बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे नाम थे। अगर मैं नाम लूँ, कार्बाइलमाइन, भाई कार्बाइलमाइन के ऊपर टेस्ट भी था जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या जवाब है इसका? अच्छा, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस में अमोनिया ऐड कर रहे थे हम, ठीक है। और ये आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो प्योर 1 डिग्री अमाइन बनाता है, ये डायजोटाइजेशन जो अभी भी खत्म हुआ। ये कपलिंग रिएक्शन जो दो तरह के एजो डाई बनाता था, एक का कलर ऑरेंज था, एक का कलर येलो था, ये ऐसी टाइलेशन है जिसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो डाली थी। तो कुल मिला के आपके सारे जो ये शॉर्ट नोट हैं ये खत्म हो चुके हैं। आपको 2 लाइनें रिटर्न में देनी होती है और रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से होता है खत्म। अब हम आते हैं अपने उसी पोर्शन पे जो हम चल रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में यहाँ पर अभी हम डाइजोनियम सोल्ट की जितनी भी रिएक्शन है उनको प्रॉपर एक बार जल्दी से देख लेंगे। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। देखो 6 रिएक्शन है बड़ी पॉपुलर, जिनमें से ये रिप्लेस करता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव को आपको याद होगा Cu2Cl2 लिखते थे, जिसे हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते थे। इसकी फुल फॉर्म ऐसे भी होती है CuCl प्लस HCl। ये भी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन मानी जाएगी। अगर आपने Br के टर्म में दिया तब भी सैंडमेयर मानी जाएगी। और एक नई बात जो आपको सीखनी है वो है क्या, आपने CuCN दिया तब भी ये आपकी सैंडमेयर मानी जाएगी। अब गेटरमैन रिएक्शन इससे कैसे अलग होती है? देखो CuCl HCl की प्रेजेंस में है तो देखो ये होगी आपकी सैंडमेयर। लेकिन अगर Cu और जस्ट Cu और HCl है, ये दो हैं बस, यहीं पे खत्म, तो अब ये रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन होती है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में CO प्लस HCl होता है। उम्मीद है कई बच्चों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है, वो अलग है। तो ये दोनों थी। अच्छा, क्या होगा अगर डाइजोनियम सॉल्ट में Ki डाल देंगे? तो भाई आयोडाइड बनेगा। क्या होगा अगर डाइजोनियम सॉल्ट में HbF4 डाल देंगे? तो ये पहले तो ये इंटरमीडिएट बनाता है, अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि हीट करने पर आपका क्या देता है? फ्लोरोबेंजीन। अब यहीं पे इस रिएक्शन के लिए मैं एक स्पेशल बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर डाइजोनियम में आपने HbF4 डाला तो आपको ये अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, जो कि बहुत जल्दी अगर आप इसको हीट करोगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और इस कंपाउंड को बोलते हैं डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब सोचो, अगर आपने यहाँ हीट नहीं किया और आपने क्या डाल दिया? NaNO2 और कॉपर डाल दिया, तो अब यही
डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट आपका क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। सुनने में थोड़ा अटपटा लगा होगा, फिर से देख लो इसी बात को। ये देखो, ये है आपका डाइजोनियम, और आपने अगर आपने फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया इसमें, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीनियम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बना दिया ना। और अब इसमें आपने NaNO2 और कॉपर डाल दिया, तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर हमने ऐसा बनाया, इससे अच्छा तो हम ऐसे कर सकते थे, क्यों ना हम इसमें आपका H3BO H3PO2 डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, पता है सभी को, बेंजीन बन जाएगा। तो सर हम आगे क्यों ना इसमें नाइट्रेशन कर देते। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, नाइट्रेशन कर देते, तो तब भी आपका ये क्या बनता, नाइट्रोबेंजीन। सच बात है, ये भी 2 स्टेप है और ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। फिर भी मैं इसको ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसी कई कन्वर्जन है जिसमें ये आएगा आपका, ऐसी कई रिएक्शन है जिसमें ये आएगा, इवन कंप्लीट द रिएक्शन में भी ये आया हुआ है, तो इसको भी कम मत समझना। ये भी आपका नाइट्रोबेंजीन में था, ये कुछ नया है आपके लिए, बाकी तो सारे पुराने ही हैं। ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ H की अगर बात की जाए, तो अगर डाइजोनियम क्लोराइड में आप H3PO2 डालोगे और पानी डालोगे, तो ये तो पता ही है आपको, बेंजीन आएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ H3PO2 दिखाते हैं, बुक में भी दे रखा है, और आप डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन 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 ये बात आपके लिए कुछ नई है, और आपको अगर मान लो टॉपर लिस्ट में शामिल होना है, तो आप इसको भी याद रखो कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट में आपने CH3CH2OH यानी इथेनॉल यानी दारू यानी अल्कोहल को भी डाल दिया, तब भी ये आपका तब भी ये आपका बेंजीन बनाएगा। ये थोड़ी नई है, ठीक है ना। तो ये इथेनॉल का भी याद रखना। H3PO2 का तो दुनिया को पता है, यानी मोस्टली स्टूडेंट नो अबाउट इट। H3PO2, दिस इज योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये आपके लिए नया था। अच्छा, ये रिएक्शन जो थी ये आपके लिए नई थी। अच्छा, वार्म वाटर डालेंगे तो सभी को पता है ये फिनोल बनाएगा। बाकी 6 तो अभी बताइए, डिस्कस हो ही गई है। कपलिंग रिएक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है ऑरेंज डाई OH को देख के, एक होती है येलो डाई NH2 को देखकर, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो ये कपलिंग रिएक्शन थी, और ये दोनों की दोनों हम अपनी लिस्ट में कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, भाई इंपॉर्टेंट तो है इसके डाइजोनियम सोल्ट के, और मानने की बात है कि इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट साइनोबेंजीन नहीं बना सकते, लेकिन आप एरोमेटाइजेशन कह रहा हूँ मैं, डाइजोनियम सोल्ट में अगर आप CuCN डालें तो आप साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। नॉर्मली आप न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन से ये नहीं बना सकते। आप चाहो कि एराइल फ्लोराइड और आयोडाइड जो है वो इस तरह से बन जाए, CH3Cl डालते हैं, याद करो, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3, तो आप सोचो कि इसकी जगह मैं डाल दूंगा CH3F इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। आंसर है नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस काम के लिए एराइल फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने के लिए आपको कैसे ना कैसे करके इस डाइजोनियम सोल्ट का यूज करना ही होगा। जैसे आपको याद करो, HbF4 डाल देते हैं अगर डाइजोनियम सोल्ट में, तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। अगर Ki डाल देते हैं डाइजोनियम सोल्ट में, तो आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है ना, तो यस, दीज आर इम्पोर्टेंट। तो इसके इम्पोर्टेंस भी हैं। ये एग्जाम्पल 13.5, ये कोई कुछ भी अब आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। देखो Br2 ब्रोमिनेशन कर दिया है, तो ये किसके हिसाब से ऐड होगा, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके हिसाब से। स्ट्रॉन्ग कौन है, NO2, तो इसके हिसाब से ऐड होगा। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये मेटा पोजिशन इसके हिसाब से। ये और तो है, ये मेटा है। Sn प्लस HCl का पता है, इसका क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। NaNO2 प्लस HCl का पता है, इसका क्या हो जाएगा, डाइजोनियम बन जाएगा। अच्छा, H3PO2 का पता है, इसका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा नॉर्मल। देखो ये गायब हो गया। ठीक है ना। और KMnO4 का आपको पता है, याद करो, CH3 का क्या बन जाएगा, COOH। याद आया, भूल गए, KMnO4 और KOH सबसे पहले कुक बनाता है, और फॉलोड बाई H2O के बाद ये आपका बना देता है COOH। तो यहाँ शॉर्ट में दिखाया गया है COOH। तो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये रिएक्शन। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज में। फाइनली
रीजनिंग क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन को कवर करने के लिए। तो देखो अब हमारे पास कुछ जो बचा खुचा है वो है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये कंप्लीट द रिएक्शन, और ये आपका 13.3। तो आज हम 13.13, 13.11, 13.10 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एक करके आराम से तसल्ली से। 13.10 से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और क्या बता रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग इट गिव कंपाउंड बी देता है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो एक काम करो, आप इसके साइड में यहाँ पर आप लिख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ये कोई बेंजीन वाला कंपाउंड है। ठीक है, ए है, अगर इसको अमोनिया डाल के स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो ये कंपाउंड जो देता है वो बी देता है। अभी पता नहीं ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि बी विच ऑन हीटिंग विद Br2 और KOH। भाई साफ साफ इशारा है Br2 और KOH का, क्या ये एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। इसकी प्रेजेंस में अगर इसको हीट करते हो तो आपको ये कंपाउंड सी देता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। तो चलो भाई आते हैं। इसने कहा है अगर बी को, ये आपका बी है, ये आपका बी है, अगर इसको आप Br2/KOH की प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, और जाहिर सी बात है आपका ये एक कार्बन कम कर देता है। तो कम करने के बाद अगर मैं यहाँ NH2 लिखूँ, जो कि सबके दिमाग में आ ही गया होगा यार अब तक, तो चेक कर लेते हैं क्या ये C जो आया है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C7H6N। चेक करते हैं, C6H7N। तो ये है C6H7 और N, ये आ गया आपका। तो चेक कर लेते हैं क्या कार्बन 6 हैं, हाँ जी 6 हैं। हाइड्रोजन 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। N ये भी ठीक है, तो ये C कंपाउंड ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका CONH2 होगा। क्लियर? अगर यहाँ CONH2 है तो यही तो B है, ये भी CONH2 है। तो बताइए A क्या होगा? A क्या होगा? अमोनिया डाल के हीट करने के बाद यहाँ जरूर आपका COOH आया होगा। ठीक है, अब आप लिबरेटिंग प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। देखो यहाँ का OH और यहाँ का एक H गया, क्या निकल गया? H2O। तो जो बचा CONH2 वो ये रहा। यहाँ का Br2 देखो, यहाँ का एक CO ये गायब कर देता है, आपको पता है, और जो बचता है वो ऐसे 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो ये रिएक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन की रिएक्शन है, एक लौता लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और वो भी बहुत आसान था। तो इजीली ये खत्म हुआ। आगे चलते हैं इस रिएक्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें आसान लगने वाला है, क्योंकि मोस्टली इसकी जो रिएक्शन है वो हम पहले ही अच्छी तरह से कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अब आपके लिए जस्ट टाइम पास है, बहुत आसान लगेगा। पहली रिएक्शन है आपकी क्या, C6H5NH2, और ये आपका क्लोरोफॉर्म, और ये अल्कोहलिक KOH। देखो इन्होंने अल्कोहलिक लिखा है, एक्वस KOH होता तो ये आपको रिमर-टिमन रिएक्शन की याद दिलाता। तो यहाँ पर जो ये है आपका वो है अल्कोहलिक KOH, और यहाँ NH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये आपकी कार्बाइलमाइन रिएक्शन है। तो मेजर प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँ C6H5NC प्लस में 3KCl प्लस में 3H2, एक कंप्लीट रिएक्शन मैंने इसमें लिख दी। अगली रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं रेड से कर रहा हूँ, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, ऐसे चलेंगे। यहाँ पर ये डाइजोनियम है और ये H3PO2 और ये H2O है। अगर डाइजोनियम में H3PO2 डाला है तो जाहिर सी बात है जो बनेगा वो आपकी बेंजीन बनेगी, प्लस में H3PO3 हाइपो से ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरस, और यहाँ से जो निकलेगा वो HCl निकल जाएगा। राइट? अच्छा, और डाइजोनियम में ऐसा क्या डालते जो आपका यही बेंजीन मिलती? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो आंसर है क्या डालते हम इसमें? भाई हम डालते CH3CH2OH, जिसका नाम है इथेनॉल। तो दो बातें आज की जो बहुत नई है आपके लिए, एक तो डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप इथेनॉल डालोगे तो आपको दोबारा बेंजीन ही मिलेगा। ओके, अगली रिएक्शन को देख लेते हैं। C6H5 में H2SO4 डालेंगे तो क्या, देखो NH2 जो है
एनिलीन जो है वो बाई नेचर क्या है, बेसिक है। और ये H2SO4 तो सभी को पता है, किंग ऑफ एसिड, ये एसिड है। तो एसिड और बेस अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जैसे C6H5NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ऐसे ये सॉल्ट बन गया इसका। ठीक है, क्योंकि ये बेस है तो ये बहुत जल्दी, देखो ब्रोंस्टर लोरी कंसेप्ट यही समझाता था कि अगर कोई बेस है तो वो हाइड्रोजन लॉस नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर एनिलीन ने क्या करा, एनिलीन ने 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, किसका, H2SO4 का, और यहाँ क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव रह गया। अब जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सोचो, बड़ा सिंपल है। जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो ये NH3 और यहाँ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन तो था ही, HSO4 नेगेटिव। तो बड़ा इजीली बना सकते हैं यार इसको, ये बहुत सिंपल है। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन है बहुत सिंपल। हर बार ऐसे ही ये H को एक्सेप्ट करेगा। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं उसको समझाऊं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके होते हैं, ये असल में नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक अपने पास ही रखता है, तो एक बॉन्ड बनता है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है। और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो जाहिर सी बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम कलेक्टिवली क्या लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं कलेक्टिवली NH3 पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, NH3 पॉजिटिव, तो बड़ा सिंपल है। अब हम चलते हैं और आगे, और रिएक्शन में क्या क्या दे रखा है, ये तो सॉल्ट बन गया इसका। अगली रिएक्शन फिर से हमें रिवाइज करने के लिए है डाइजोनियम में इथेनॉल। अभी अभी उसी की चर्चा हो रही थी, डाइजोनियम में इथेनॉल। तो डाइजोनियम में इथेनॉल हमें जो देगा उसका नाम है वही C6H6 यानी बेंजीन। ये तो मेजर प्रोडक्ट है, अगर यहाँ माइनर लिखने पड़े तो ये CHO और N2 और HCl ये साइड प्रोडक्ट हो गए इसके। वैसे तो मेन काम मेजर का ही है। अगला है ब्रोमिनेशन एक्वस की प्रेजेंस में। देखो एक्वस की प्रेजेंस में अगर ब्रोमिनेशन है तो तीनों पोजीशन पे अटैच होगा, ये नो डाउट। तो यहाँ जो आंसर इसका आएगा वो तीनों पोजीशन पे अटैच करके आएगा। इस तरीके से ये आ गया आपका NH2 है, और यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ ब्रोमीन है, तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाता है। अच्छा, वो कौन सी रिएक्शन थी जहां पर ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच होता था? अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, वो तो रिएक्शन में ग्रुप डीएक्टिवेट करना होता था। नहीं, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन इसका एक डायरेक्ट तरीका भी दे रखा है, ग्रुप डीएक्टिवेट करके एसिटानिलाइड बना के भी अगर आप चाहो तो करना, वो भी ठीक है। और ये एक और तरीका जो आपके एनसीईआरटी में रेडीमेड दे रखा है, ये भी बिल्कुल ठीक था, अगर आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, अगर आपको ऑर्थो पैरा पे चाहिए। देखो ये रहा, अगर मान लो ये नाइट्रेशन है, ये आपका हेलोजिनेशन है, ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन में Br2 एक्वस की प्रेजेंस में तीनों पे आ गया, और यहाँ इसमें पहले बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने भी वही करा है, ग्रुप डीएक्टिवेट करा है। चलो एक बात साफ होगी, ग्रुप डीएक्टिवेट करके ही ये आगे ब्रोमिनेशन हो सकता है। ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ग्रुप डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा भाई, ये बात तो क्लियर होगी। यहाँ भी देखो नाइट्रेशन करते वक्त भी ग्रुप को डीएक्टिवेट किया गया है, एसिटानिलाइड बनाया गया है। तो चलो ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये एक ही तरीका है, ग्रुप डीएक्टिवेट करके ही हो सकता है। आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन है हमारी एनिलीन में, ये एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया तो जाहिर सी बात है ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो ग्रुप डीएक्टिवेट कैसे करते हैं एक बार और सीख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा NH, यहाँ आ जाएगा COCH3, दिस इज एसिटानिलाइड बन गया आपका, और ये ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ से जो निकला वो है CH3COOH। यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कई बार हमने इसे कर लिया है। इसकी मैं बात कर रहा था नंबर 7 की, डाइजोनियम में HBF4 देखकर पिछली बार जब ये एग्जाम में आया था 2018 में, तो बच्चों ने इसको देखकर सीधा सीधा फ्लोरोबेंजीन लिख दिया, जो कि गलत हो गया। आज की ही क्लास में मैंने बताया है कि अगर HBF4 डालने के बाद NN2 और कॉपर डाल दिया तो अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ये C6H5NO2 इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर आपका NO2 N2 और सोडियम बोरोफ्लोराइड इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो अभी अभी हमने ऊपर सीखा था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में 2 चीज़ें सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन इससे कितना डिफरेंट है,
तो ध्यान से देखो, अगर HBF4 डालते थे और हीट करते थे, ये देखो हीट करते थे, तब बनता था फ्लोरोबेंजीन। एराइल यानी बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो यहाँ भी है देखो, एराइल ये बेंजीन है, N2 पॉजिटिव BF4, तो ये तो यहाँ भी है। लेकिन डिपेंड करेगा कि अगला कंपाउंड आपने क्या डाला है। अगर आपने NNO2 और कॉपर डाला है तो नाइट्रोबेंजीन, और यहीं पर अगर आपने अगला कंपाउंड में हीट करके छोड़ दिया है तो आपका सीधा सीधा फ्लोरोबेंजीन मिलने वाला है। ये दोनों डिफरेंस बताए थे। और एक दूसरी बात जो आज की क्लास में आपको रट लेनी चाहिए कि डाइजोनियम में अगर इथेनॉल को डालते हैं तब भी बेंजीन ही मिलता है। ये बड़ी आती है नीट और मेंस में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो साइड चीजें जो मैंने बताई हैं आज की। तो ये आपकी सारी कंप्लीट द रिएक्शन का सेक्शन ये आज ये होता है आपका यहाँ तक खत्म। और आगे अगर हम चले तो हमारे पास कुछ और भी है। एक ये रिएक्शन है, 13 क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलोफेटिक प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड। जानबूझकर इन्होंने इस चीज को पूछा है, तो इसको यहाँ पर करेंगे 13.13 को। ये आपका 13.13 है। बच्चे कुछ क्वेश्चन नहीं बचे हैं अब तो, बस लगभग सारे खत्म ही हो गए। इन्होंने ये पूछा है कि आप क्या करोगे अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक में नाइट्रस डालें तो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एरोमेटिक अमाइन ये हो गया NH2, और अगर इसमें आपने नाइट्रस एसिड यानी HNO2 डाल दिया, जिसको HONO भी बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका नो डाउट आपका डाइजोनियम बनाएगा, जो कि बहुत स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि डाइजोनियम रेजोनेंस बनाता है। आज की क्लास में आपको मैंने बताया था नेगेटिव R रेजोनेंस, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव R रेजोनेंस की वजह से, ये नेगेटिव R रेजोनेंस की वजह से, ये जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया था ये वाला, ये नेगेटिव R रेजोनेंस की वजह से जो आपका डाइजोनियम होता है ये क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन ये तो होगी बात एरोमेटिक की। क्वेश्चन के अंदर कहा है एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन की बात करते हैं। CH3 CH2 NH2 ये एक एलिफेटिक अमाइन है। अगर आपने यहां पर डाल दिया HNO2 तो कई बच्चों के दिमाग में तो आ ही गया होगा आंसर। बहुत बढ़िया, मैं सुन पा रहा हूं आपके दिल की आवाज। बिल्कुल ठीक बताया आपने, यहाँ फिनोल बनना चाहिए। और उससे पहले अच्छा होगा अगर आप यहाँ पर CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और अनस्टेबल फॉर्म को, ये अनस्टेबल फॉर्म है, और इसमें अगर हम थोड़ी सी देर में अगर इसको एक्वस मीडियम में भी छोड़ दें तो ये बहुत जल्दी हमें क्या बना के देता है? अल्कोहल। सो दिस इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन HNO2 इन एरोमेटिक एंड HNO2 इन एलिफेटिक। मैं उन सभी बच्चों के आंसर्स को मिस कर रहा हूं जो बहुत जल्दी से अपने हैंड रेज करते थे, चैट सेक्शन में अपने आंसर को बताते थे। तो हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे क्रैश कोर्स में उनके साथ, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को फिर से एक अच्छे फॉर्मेट के जरिए इसको डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स के अंदर हम नीट और मेंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जो लेवल होगा वो CBSE और उससे थोड़ा सा अपर लेवल होगा, ठीक है ना। तो बहुत शानदार होने वाला है क्रैश कोर्स, तो इसको मिस मत करना किसी भी एंगल में। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास अब है अगला क्वेश्चन जो आपकी NCERT से रिलेटेड है। और NCERT से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं 5, 6, 7, 8। ये भी हम आज की ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो ऊपर तो सारी की सारी जो है वो अरेंजमेंट है जो लास्ट क्लास में होगी थी ख़त्म। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो बचे हुए क्वेश्चन है रिएक्शन के, वो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस इसलिए क्योंकि ये बेस होता है और ये एसिड होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और बेस और एसिड कंबाइन होकर क्या बनाता है? सॉल्ट। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ का H उसी तरह से जैसे इसकी जो पहली रिएक्शन है फिफ्थ की 13.5 की पहली रिएक्शन वो है CH3 CH2 CH2 और ये NH2, यहाँ पर आपका लोन पेयर है, ठीक है। और ये आपका HCl है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो ये है आपका CH3 CH2 CH2 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। ये आपका सॉल्ट है। तो
सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी 3 डिग्री है, C6H5 का थ्राइस, और N बेशक से 3 डिग्री हो, लोन पेयर तो अभी भी है। और इन दोनों की रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा तेज रिएक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3-3 है, 3-3 भाई हैं, तो ये नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो H बहुत जल्दी से इस पर अटैच होगा, और आंसर क्या आएगा, C2H5 का थ्राइस, और ये आपका NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे आसान लगेंगे आपको, बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। और आगे चलें तो हमारे पास 6th क्वेश्चन भी है, और 6th क्वेश्चन क्या है इनका, इन्होंने किया है कि ऐसी रिएक्शन लिख के दिखाओ, फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, एल्काइलेशन करके विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन जो आपने पढ़ा है वो एमोनोलाइसिस के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा था, ध्यान से देखना इसको, 13.6 का फर्स्ट पार्ट। अगर एनिलीन है, ये एनिलीन है, ऊपर NH2 है, अगर आप इसमें LCH3I, ठीक है ना, CH3I यही बोला गया है, आप चेक कर सकते हो, ये रहा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये अगर आप डालते हो CH3I इसमें डालते हो तो ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है बेंजीन। ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पर N, एक H यहाँ से I के साथ चला जाएगा, HI, और यहाँ जो रहता है वो आपका क्या रह गया, एक H यहाँ पर और CH3 यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो, अगर यही चीज़ आप दो डालते हो, दो को कोई आप एक्सेस नहीं बोलोगे, एक्सेस तो इससे भी ज़्यादा होता है, तो दो डालते हो तो तब भी आपका 2HI यहाँ से निकलता है और यहाँ एक CH3 और आ जाता है, जिसे बोलते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। दिस इज योर NN डाइमिथाइल एनिलीन। आप इसको भी एक्सेस नहीं बोलोगे, एक्सेस किसे बोलेंगे, तो देखो ये होता है एक्सेस। हद तो तब हो जाए जब इसमें भी एक बार और CH3 इसमें भी एक बार और क्या आ जाए, CH3I आ जाए। अब तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन पेयर होने की वजह से, यहाँ पर इस तरीके से लॉन पेयर होने की वजह से अब की बार ये आपका N पॉजिटिव हो जाएगा, और वो जो लॉन पेयर है I नेगेटिव होने के बाद ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाले हिस्से ने इसको कवर कर लिया CH3 का थ्राइस, और जो पीछे I है उसको आप ऐसे लगा सकते हो। तो कुल मिला के एक और सोल्ट की तरह ये बन गया, जिसका नाम है NNN ट्राईमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, NNN ट्राईमिथाइल। अब जब जैसे ही N पे पॉजिटिव आ जाए समझ जाओ ये एनिलीनियम हो गया, एनिलीनियम आयोडाइड, ये हो गया आपका, ठीक है। और प्लस में वो ये भी बात बोल रहा है कि अगर मान लो इसी वाले हिस्से में सोडियम कार्बोनेट और डाल दें सॉल्यूशन तो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल यार, देखो सोडियम जो है आपके दो, वो किसको लेके चले जाएंगे, 2NaI को लेके चले जाएंगे, ठीक है, 2NaI। और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा वो इस तरीके से, देखो ये अगर चला जाए तो ये सिंगल पॉजिटिव है, पीछे क्या रहेगा, कार्बोनेट 2 नेगेटिव है, ये कार्बोनेट कितना है भाई, ये 2 नेगेटिव है, और ये अगर आई नेगेटिव चला गया तो सिंगल पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है इस कंपाउंड का N यहाँ पर CH3 का थ्राइस, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव, और ये 2 नेगेटिव, तो इसका 2 यहाँ ले आओ, 1 ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका ट्वाइस, ठीक है, और बाहर आ जाएगा आपका CO3 2 नेगेटिव। इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। तो नो डाउट कि नीचे इसके कितने मोल लिए हैं आपने, 2 मोल लिए, तभी ये रिएक्शन हो पाई है, तभी ये 2 आयोडाइड आए हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से आप शो कर सकते हो। नंबर 7 की अगर बात करें तो नंबर 7 है राइट ए केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड। अब एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन क्या होगी, तो देखो ये है आपका एनिलीन नॉर्मल, अगर आप इसको दिखाओ तो ये यहाँ पर मैं इसके कंपाउंड को थोड़ा ओपन कर देता हूँ,
NH2 ये आपका एनिलीन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेंजोइल क्लोराइड कैसा होता है भाई? बेंजोइल क्लोराइड जो होता है वो C डबल बॉन्ड O Cl होता है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे इनकी, तो यहाँ पर एक H एक Cl के साथ आपका लिबरेट हो जाएगा। सोचो, यहाँ Cl निकला है तो ये हिस्सा क्या आया होगा? पॉजिटिव। और यहाँ H निकला है तो ये मत सोचना कि H निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे के निकला है। तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब जो नाइट्रोजन का यहाँ हाल होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप इमेजिनेशन में सोचो तो यहाँ हाल इसका ऐसा होगा, NH तो बेशक से हैं लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन है और इस पे क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को बस जोड़ना है आपको, और इसी को कहते हैं, ये रिएक्शन को कंप्लीशन हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो ये नेगेटिव है, मैं इसका पॉजिटिव हिस्सा भी यहाँ आपको इस तरह से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आसानी से जोड़ पाओ। ये हिस्सा आपका C पॉजिटिव है और डबल बॉन्ड O रहता है। तो दोनों को देखो, जोड़ के देखो कैसे भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हटा दो, ये नेगेटिव हट गया, ये पॉजिटिव हट गया, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन के आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 2 3 जो होते ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आप देख पाओगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। और जो निकला वो क्या था? HCl। आसानी लगा होगा यार, ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, और आगे अगर हम चलें तो लास्ट है आज का क्वेश्चन ये, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर। अलग अलग आइसोमर लिखो जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? C3H9N हो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर लिखकर दिखाओ, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था कि आयुपैक नेम भी बताओ प्रोडक्ट का, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा हमारा? इसको भी देख लेते हैं। इसका आयुपैक नेम जो होगा, इसका आयुपैक नेम वो होगा एन फिनाइल बेंजामाइड। देखो ये CONH तो क्या होता है? बेंजामाइड। तो एन यहाँ से काउंटिंग होगी इसकी, एन फिनाइल और बेंजामाइड, ठीक है, एन फिनाइल बेंजामाइड। अब हम चलते हैं इसके आगे, CONH। अब इसके आगे जो लास्ट जो रहता है उसको देख लेते हैं, C3H9N। इसके आपको आइसोमर बनाने हैं। C3 13.8 पे आ गए हैं, लास्ट ही है। C3H9N इसके आइसोमर बनाने हैं। तो देखो आइसोमर 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 और NH2। अच्छा, ब्रांच बनाए तो इसकी एक ब्रांच ऐसे आ सकती है। तो देखो कितनी जगह पे आप इसको लगा सकते हो, चेक करते हैं। ये तो बन गया आपका 1 2 3 1 अमीनो प्रोपेन, या फिर ऐसे बोल दो 1 अमीनो ना बोल के, अमाइन है ये, प्रोपेन 1 अमाइन, 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन। दिस इज योर प्रोपेन 1 अमाइन। अब NH2 को और आगे ले जाएंगे तो CH3CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2 एक बार यहाँ आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। और क्या ट्रिक होती है? और ट्रिक होती है कि अब इस NH को, ये तो दोनों के दोनों आपने क्या बना दिए? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब इसी लाइन में, अभी तो लेफ्ट में ही चल रहे हैं हम, इसी लाइन में 2 डिग्री बनाने की कोशिश करो। 2 कार्बन CH3C, यहाँ पर NH को डाल दो और यहाँ CH3 डाल दो। एक ये ट्रिक हो सकती है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 2, ये हो जाएगा आपका N मिथाइल इथेनमाइन, ठीक है। और आप आगे ले जाओगे फिर से वही बन जाएगा। ये आपका 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री में कैसे बना सकते हो इसको भाई? N यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो किसी से भी स्टार्ट कर लो 1। तो ये क्या हो जाएगा? NN डाईमिथाइल मीथेन अमाइन। तो ये आपका 3 डिग्री हो गया, और तो बन ही नहीं सकते। कुल मिला के इसके कितने आइसोमर हो गए? 1 2 3 4, 4 आइसोमर तो देखो इसके हो गए, ठीक है। अब इसके पूछ रहा है इसके आप कितने आइसोमर बना सकते हो, तो पहले 1 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया, तो ये 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल
1 2 3, सॉरी इसमें तो 4 कार्बन हो गए, हाँ बिल्कुल, और कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो 4 कार्बन हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है, ब्लंडर मिस्टेक है, ये तो हो ही नहीं सकता। कुल मिला के जो बनेगा वो सिर्फ इसी का बनेगा, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब उन्होंने अगला क्वेश्चन जो किया है वो बड़ा अजीबोगरीब है, देखो वो कह रहा है कि सभी का यूपैक लिखो, लिख दिए। वो कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोमर है जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो आपको याद होगा, एक रिएक्शन में पहले ही लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से इसकी जो दिमाग में रिएक्शन आ जाएगी। देखो आपको याद होगा CH3 CH2 CH2 NH2 ऐसा करके हम कुछ करते थे HNO2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को। तो ऐसा करने से जब हम रिएक्शन करते थे तो यहाँ पर क्या बनता था, डाइजोनियम जो कि अनस्टेबल होता था, और उसके बाद बहुत जल्दी ये OH बनता था और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती थी और HCl, ये प्रॉपर रिएक्शन है। तो उनका कहना ये है कि इन सभी में से 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है जो 1 डिग्री है, बस ये दो ही ऐसे हैं जो इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं और नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या था, 1 और 2। तो ये था आज की क्लास के लिए, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आसान भी थी। और अब हम अगली क्लास में सभी के सभी जो रीजनिंग क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।